नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में बड़े फैसले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई खरीद एजेंडों को मंजूरी दी। विभिन्न विभागों को खरीद योजना पर लगी मुहर। सरकारी खरीद प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एसएमसी प्रतिनिधियों से संवाद किया। स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं की हुई व्यापक समीक्षा। हरियाणा को शिक्षा और नवाचार में अग्रणी बनाने का विजन। स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल शिक्षा पर विशेष फोकस, ये कहा मुख्यमंत्री ने। फरीदाबाद निगम की नई इमारत का निर्माण कार्य फिर शुरू। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया निर्माण कार्य का निरीक्षण। जनवरी 2027 तक पहले चरण का काम पूरा करने का लक्ष्य, ये कहा विपुल गोयल ने। नगर निगम कार्यालय में 300 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग व्यवस्था। अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्ध निर्माण के निर्देश भी जारी किए। हरियाणा में पूरी तरीके से डिजिटल होंगे जमीन के रिकॉर्ड, ये कहा मुख्यमंत्री ने। फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी रोक। 40 करोड़ पुराने रिकॉर्ड ऑनलाइन होंगे। राजस्व विभाग में डिजिटल बदलाव को सीएम सैनी का जोर। राजस्व सेवाओं को तकनीक आधारित बनाने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री ने दिए। एचएसजीएमसी ने एसजीपीसी सदस्य के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। जगदीश सिंह झिंडा ने की बयान वापस लेने की मांग। मीरी पीरी संस्थान पर एचएसजीएमसी का बयान। मीरी पीरी कॉलेज एचएसजीएमसी की जागीर, हम ही चलाएंगे। एसजीपीसी सदस्य की टिप्पणी पर एचएसजीएमसी का विरोध। जगदीश सिंह झिंडा ने शब्द वापस लेने की मांग की। सोनीपत में सरकारी गेहूं घोटाले का भंडाफोड़ हुआ। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी में 186 कट्टे गेहूं बरामद किए गए। कपूर आटा चक्की पर अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा। 2,27,000 का सरकारी गेहूं जब्त किया गया। आटा चक्की संचालक और आढ़ती पर केस दर्ज किया गया। 63 साल की उम्र में पास की 10वीं की परीक्षा, बनी मिसाल। सुशीला देवी ने 89.6% अंकों से रचा इतिहास। पढ़ाई की चाह ने उम्र की दीवार तोड़ दी। बेटे के सहयोग से पूरा हुआ अधूरा सपना। 5वीं के बाद छूटी पढ़ाई, अब फिर फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। 63 साल की उम्र में किताबों से दोस्ती, मिली बड़ी कामयाबी। झज्जर में बछड़े को बचाने गए 4 लोगों की कुएं में मौत हो गई। झज्जर के मुनीमपुर में जहरीली गैस बनी काल। रेस्क्यू के दौरान 4 ग्रामीणों ने जान गंवाई। कुएं में उतरे 4 लोगों की मौत हुई। दम घुटने से 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाले गए शव। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर हंगामा हुआ। जंतर मंतर पर जा रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे आईसीएस कोचिंग सेंटर के सैकड़ों छात्र पुलिस के रोकने पर छात्रों ने नाराजगी जाहिर की। कहा तानाशाही नहीं चलेगी। दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। हरियाणा में बदला मौसम, कई जिलों में बारिश हुई। 20 से 22 जुलाई तक मानसून रहेगा पीक पर। उत्तरी हरियाणा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। करनाल में आधे घंटे की बारिश से जल भराव हुआ। यमुनानगर, अंबाला समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार। और अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर की स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों यानी कि एसएमसी के प्रतिनिधियों के साथ एक व्यापक संवाद स्थापित करते हुए शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूलों में भवन निर्माण, स्मार्ट कक्षाओं, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, खेल सुविधाओं और डिजिटल शिक्षा संसाधनों की उपलब्धता पर फीडबैक भी लिया। अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी राज्य के विकास की आधारशिला होती है और हरियाणा सरकार हर विद्यार्थी तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में हरियाणा को शिक्षा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के विजन पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, आधुनिक तकनीक के उपयोग, कौशल विकास, अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों में नवाचार की भावना को विकसित करने के माध्यम से राज्य की शिक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय की बनने वाली नई इमारत का काम कई सालों से बंद पड़ा था, जिसके बाद अब दोबारा से काम शुरू किया गया है और इसके निरीक्षण करने के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निगम कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों को काम को सही समय और सही मानकों के साथ पूरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। दिखाई दे रही तस्वीरें फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय के नवनिर्माण की है, जो काम कई सालों से जांच के चलते बंद पड़ा था और उसको अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है, जिसके निरीक्षण के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल खुद पहुंचे और इस मौके पर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा, एक्सीन, एसडीओ, जेई समेत कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ये कहा कि सभी जरूरी हिदायत अधिकारियों को दे दी गई है। पहले फेज का काम शुरू कर दिया गया है। 300 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था जो है वो बना दी गई है। जनवरी 2027 तक इसका निर्माण का काम जो है वो खत्म करने का टारगेट है। नगर निगम की जो बिल्डिंग है वो पिछले 1-2 सालों से किसी इंक्वायरी की वजह से बंद पड़ी थी। अभी पिछले महीने उस पर काम शुरू हुआ है, तो उसके निरीक्षण करके, क्योंकि ये मैं समझता हूँ सेक्टर 12 के लिए, फरीदाबाद के लिए और फरीदाबाद की डेवलपमेंट के लिए कि अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी जगह और ज्यादा से ज्यादा लोग उस ऑफिस में बैठ सकते हैं, इस तरीके की बिल्डिंग का निर्माण किया गया। ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा, 300 से ज्यादा कारों की पार्किंग फर्स्ट फेज में यहाँ पर हो जाएगी, तो जो 12 सेक्टर के अंदर जाम है उससे निजात मिलेगी। जो परमानेंट ऑफिसर्स हैं वो उनकी गाड़ियां सीधा पूरे दिन के लिए पार्क होंगी, तो विजिटर्स की गाड़ी को ज्यादा स्थान मिल सकेगा और विजिटर्स भी उसमें आ सकेंगे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा काम तेजी से, और इसका सिविल स्ट्रक्चर है, हम लोग 30 जनवरी तक पूरा करने का हमारा टारगेट है कि 30 जनवरी तक सिविल स्ट्रक्चर पूरा हो जाए। उसका फिनिशिंग करके अगले 2027 के अंदर नगर निगम कार्यालय को यहाँ शिफ्ट करें। निर्माण कार्य की सर गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। देखिए, वो सारे नॉर्म्स ऑलरेडी हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तय करता है। उसके अंदर कोई अनियमितता होती है तभी इंक्वायरी होती है। वो इंक्वायरी के अंदर भी उनको ठीक पाया गया नॉर्म्स को, और अभी भी रेगुलर चेकअप रहेगा। थर्ड पार्टी इस पर भी जो है सर्वे का काम भी हम लोग करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्डिंग जो है अच्छे नॉर्म्स पर ठीक ठाक तरीके से। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे छात्रों को लेकर सोमवार को सोनीपत रेलवे स्टेशन पर उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब पुलिस ने उन्हें स्टेशन परिसर में रोकने का प्रयास किया। इस दौरान आईसीएस कोचिंग सेंटर के सैकड़ों छात्र रेलवे स्टेशन पहुंचे। पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी वहां पर शुरू कर दी। कुछ देर के लिए स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और जानकारी ये सामने आई है कि आईसीएस कोचिंग सेंटर के छात्र दिल्ली में आयोजित प्रस्तावित प्रदर्शन में भाग लेने के लिए ट्रेन से रवाना होने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई से नाराज हुए छात्रों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना वहां पर शुरू कर दिया। तो छात्रों ने तानाशाही नहीं चलेगी और अन्य विरोधी नारे लगाते हुए अपना रोष जाहिर किया। मौके पर छात्रों और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहसबाजी भी हुई। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को शांत रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, जबकि छात्र दिल्ली जाने की अनुमति देने की मांग पर अड़े रहे। करीब कुछ समय तक दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। स्थिति को देखते हुए रेलवे स्टेशन परिसर और आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी गई। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार छात्रों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए नजर आए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना वहां पर ना घटित हो। पुलिस का ये कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम वहां से वापस चलने ही वाले थे कि इतनी देर में जो है वहां पर जो शायद डीसीपी हैं नरेंद्र जी, तो वहां आकर के बदतमीजी से बात करने लगे और बोले इसको अरेस्ट कर लो, सेंटर से इसको उठा लेंगे, सारे ये कर देंगे वो कर देंगे, इस प्रकार से बदतमीजी से बात करने लगे। तो फिर सभी बच्चे वहां पर रोष में आ गए और 2-3 जने जो मुझे पकड़ रहे थे, डिटेन करके ले जाने की वो कर रहे थे, तो सभी बच्चों ने चारों तरफ से घेर लिया और वहां पर नारेबाजी शुरू हुई। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार जो डीसीपी है नरेंद्र जी, वो जिम्मेदार हैं। इससे पहले वहां पर
एसीबी साहब थे, बाकी लोग थे जितने भी थे, तो कोई बात ऐसी थी नहीं। हमें पुलिस प्रशासन के साथ या देश प्रदेश की सरकार के साथ लड़ करके थोड़ी चलना है। हम लोग अपनी डिमांड्स के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, वो मना कर रहे थे तो हम वापिस आ रहे थे, लेकिन बदतमीजी बिल्कुल भी सहन नहीं होगी, ये काम गलत था। और जो भी आज घटनाक्रम हुआ स्टेशन के ऊपर, उसके लिए जो हमारे डीसीपी हैं वे जिम्मेदार हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एचएसजीएमसी प्रधान जगदीश सिंह झींटा ने यह कहा कि मीरी पीरी का मसला हल करवाने के लिए 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी से मिलने का फैसला भी लिया, लेकिन वहां पर शिरोमणि कमेटी के एक मेंबर ने हमारी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक चुनी हुई कमेटी के साथ गलत शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसकी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ये मांग करती है कि वो अपने शब्दावली वापस ले। 23 जुलाई को एडजेक्टिव बॉडी की मीटिंग कुरुक्षेत्र में बुलाई गई है, उसमें जो भी फैसला होगा मीरी पीरी संस्थान के हक में होगा और उसमें ठोस फैसला भी लिया जाएगा ताकि मीरी पीरी संस्थान चलाया जा सके। आगे कहा कि मीरी पीरी कॉलेज हमारी हरियाणा की जमीन पर है और हमारा है। मैं हरियाणा की सिख संगत नूं मीरी पीरी इंस्टीट्यूट बारे दसना चाहांगा कि मीरी पीरी का मसला हल करने वास्ते हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपने सत्कारयोग मैंबर साहबाना की 11 मैंबरी कमेटी बनाई गई। जो 11 मैंबरी कमेटी ने फैसला किया कि धामी साहब के नाल उसते विचार वटांदरा किया जाए। धामी साहब को टाइम लैके साड़ी 11 मैंबरी कमेटी उत्थे पहुंची, पर बड़े दुख की गल है कि जदों धामी साहब ने तो कहा कि असी खुद भी चलांगे तो जे हरियाणा कमेटी चलानी चाहे तो चलाएगी, पर उन्होंने कोल बैठा एक जो श्रोमणी कमेटी का मैंबर सी, उन्हें साडी कमेटी नूं, साडी चुनी हुई कमेटी सत्कारयोग नूं इन्नी भद्दी शब्दावली वरती कि जिहदी हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कड़े शब्दों च निंदा करती है, इस गल की मंग भी करती है कड़ा नोटिस लेंदे होया कि जे सो मैंबर साहबान ने हरजिंदर सिंह धामी प्रधान साहब दे हुंदियां मौजूदगी विच इन्नी माड़ी शब्दावली साडी कमेटी नूं वरती है, वो अपने शब्द वापस ले अते संगत कोलों माफ़ी मंगे कि मैनू घर आया इहो जी शब्दावली नहीं सी वरतनी चाहिए। कहते हैं कुछ सीखने और आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और इसी बात को सच करके दिखाया है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की 63 वर्षीय सुशीला देवी ने। जब इस उम्र में लोग आराम के सोचते हैं, तब सुशीला ने किताबों से दोस्ती की और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS की 10वीं की परीक्षा में 89.6% अंक हासिल कर हर किसी को हैरान कर दिया। तो इस उपलब्धि के साथ उन्होंने वो मलाल भी दूर किया है जो उन्हें बचपन में दादा की ओर से 5वीं के बाद पढ़ाई छुड़वाने पर हुआ था, लेकिन एक दिन मजाक में पढ़ाई की इच्छा जाहिर करने को उनके बेटे ने आखिरकार सीरियसली ले लिया। बस फिर क्या था, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS से 10वीं का फॉर्म भरवा दिया। रिजल्ट आया तो हर किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुशीला ने फर्स्ट डिवीजन में परीक्षा पास की थी। सुशीला ने ये कहा कि 10वीं में सफलता से उसका हौसला जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, परिवार ने पूरा सपोर्ट किया है। अब वो 12वीं के पेपर भी देंगी। वे कहती हैं कि पढ़ने लिखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, अगर मन में सच्ची लगन हो, कुछ नया करने का जज्बा हो तो जीवन के किसी भी पड़ाव में पढ़ाई शुरू की जा सकती है या कोई नई कला सीखी जा सकती है। वही 2 घंटे सुबह 2 शाम कभी रात को कभी भी तैयारी करती तो जभी। और पढ़ाने के लिए भी एक लड़का पढ़ाने के लिए आता था, जैसे पेपर की तैयारी कराने के लिए तो घंटा को समय तो सही से कभी 1.5 ले लेता, कभी 2 ले लेता, ऐसे तैयारियां। तो आप लगातार पढ़े थे, बीच में आप अखबार वगैरह पढ़ती थी तैयारी? हाँ बिल्कुल अखबार पढ़ती थी भाई, जैसे अखबार होया, हिसाब किताब होया, घर को लेन देन होया, मतलब विष्णु के पिता ने कुछ नो नहीं था कि भाई क्या लाई, किसने देना, किसने करना, हर जिम्मेदारी हमारे पे थी।
हरियाणा में रविवार की शाम को मौसम में बदलाव हो गया था। 2 जिलों करनाल और नारनौल में बारिश हुई, जमकर बारिश हुई। इसके अलावा हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, बूंदाबांदी भी हुई। इससे लोगों को पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से थोड़ी राहत तो जरूर मिली है। हालांकि करनाल में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग ने रविवार से मौसम के मिजाज में बड़े बदलाव का अनुमान जो है वो जताया था। जारी अपडेट के अनुसार बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रदेश के उत्तरी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बाकी के अधिकांश मध्य और दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में मानसून 20 जुलाई को पूरे तरीके से सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच मानसून पूरे पीक पर रहेगा और 20-21 को उत्तरी और पूर्वी हरियाणा के जिलों यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। 22 जुलाई को भी उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 23 जुलाई की बात की जाए तो 23 जुलाई को बारिश की तीव्रता थोड़ी कम होगी, लेकिन कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इसी के दौरान दक्षिण और पश्चिम हरियाणा यानी कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। बढ़िया बारिश हुई, बढ़िया गर्मी तो राहत मिली सबको, पशु पक्षी, जीव जंतु, फसल न सबको फायदा इससे। हाँ जी, किसानों के लिए ये बारिश, किसानों के लिए तो वरदान है। धान की फसल में बहुत फायदा है इसका। काफी लंबे टाइम से बारिश नहीं हो रही। हाँ, काफी इंतजार कर रहे थे। गर्मी आपको पता कितनी हो रही थी। आज भी उमस काफी ज्यादा थी। हाँ हाँ, आज भी थी, कल भी थी, परसों तो काफी थी। यानी कि बारिश से राहत मिली है? बिल्कुल मिली है जी, बहुत राहत मिली है करनाल वासियों को जिससे, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो जिससे किसानों को भी राहत मिलेगी। तो आम जनता को तो राहत ही है, किसानों को तो खासकर इससे राहत मिलेगी, क्योंकि इस टाइम जीरी का सीजन है, पानी की खपत बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उससे के लिए राहत रहेगी। बहुत राहत रहेगी, क्योंकि किसानों को इस समय जीरी के सीजन में पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो जिससे उसमें किसानों को बहुत राहत मिलेगी इससे, बारिश की वजह से। अगली खबर झज्जर से। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव मुनीमपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बछड़े को बचाने के प्रयास में गांव के कुएं में उतरे 4 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से दम घुटने के चलते मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल पैदा हो गया है, मातम पसरा हुआ है, जबकि परिजनों और ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिली है। जानकारी ये सामने आई है कि गांव के एक कुएं में एक बछड़ा गिर गया था। उसे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले गांव निवासी 41 वर्षीय दलबीर कुएं में उतरे, लेकिन जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए 41 वर्षीय नरेंद्र, 37 वर्षीय मोनू और एक प्रवासी मजदूर भी एक एक करके कुएं में उतरता चला गया। हालांकि कुएं में मौजूद जहरीली गैस के चलते चारों की सांसें घुट गई और बाहर नहीं निकल सके। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चारों को कुएं से बाहर निकाला गया। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद चारों को वहां पर मृत घोषित कर दिया। घटना के दौरान विधायक जो है वहां के कुलदीप वत्स भी पहुंचे अपनी टीम के साथ हादसा स्थल और नागरिक अस्पताल पहुंचे। वहीं अस्पताल में ग्रामीणों और प्रशासन के बीच तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। ग्रामीणों का यह आरोप था कि अगर प्रशासन की ओर से समय रहते पर्याप्त मदद और संसाधन उपलब्ध कराए जाते तो शायद चारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ये एक बहुत बड़ा हादसा है और एक झकझोरने वाला, जिससे दिल को और आत्मा को दोनों को एक रोने पर मजबूर करने वाला एक हादसा है। और ये इतना बड़ा हादसा होने के बाद मैं कहीं न कहीं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि कमिश्नरेट बनने के बाद हमारे ज़िले में कोई सुविधा नहीं है। आज इस हादसे से पता लग गया
एनडीआरएफ की टीम के पास पहुंची। पहली बात तो 2.5-3 घंटे में पहुंची। उस जो पहुंचती है तो उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं। बड़ा दुख, एम्बुलेंस पहुंची 2-3 जिसकी जरूरत 4 की थी। उस एम्बुलेंस में सिलेंडर नहीं, डॉक्टर नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इतनी बड़ी लापरवाही मैं कहता हूं कि हो नहीं सकती। सीएम फ्लाइंग इकाई, सोनीपत खाद्य और आपूर्ति विभाग, पुलिस की संयुक्त टीम ने दिल्ली रोड स्थित कपूर आटा चक्की पर छापेमारी कर सरकारी गेहूं की कथित अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से 186 कट्टे 50-50 किलोग्राम के सरकारी गेहूं बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो 2,27,000 बताई गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक प्रवेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कपूर आटा चक्की पर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से सरकारी गेहूं अवैध रूप से उतारा जा रहा है। सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। जांच के दौरान ट्रॉली और उसके पास सरकारी मार्का वाले गेहूं के 186 कट्टे मिले हैं। तो पूछताछ में आटा चक्की संचालक राजेश ने ये कहा कि उसने ये गेहूं भटगांव निवासी आढ़ती संदीप से खरीदा है, जबकि संदीप संबंधित गेहूं के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है। आज एक गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली रोड पर कपूर आटा चक्की के पास सरकारी कट्टों में गेहूं ट्रेली से बेचा जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ संयुक्त टीम बनाकर यहाँ आज मौका निरीक्षण किया गया। आटा चक्की के बाहर एक ट्रेली खड़ी हुई मिली, जिसमें लगभग 80 कट्टे ट्रेली में मिले और 106 कट्टे खाली हुए मिले। तो जो आटा चक्की मालिक राजेश से पूछताछ की गई तो वो कट्टों से संबंधित कोई संतोषजनक जवाब व कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। जिस बारे उससे पूछा गया तो उसने एक आड़ती का नाम लिया गया। तो आड़ती से और आटा मिल वाले से संबंधित गेहूं बारे पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस कारण इनकी खरखोदा थाना में उचित कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। आगे की जो कार्रवाई होगी संबंधित आयोग करेगा। जो बारदाना है वो किस किस्म का बारदाना? वो सरकारी गेहूं का बारदाना था, जिस पे नीले रंग की सिलाई की हुई थी, जिस बारे थाने में लिख दिया गया। क्या इस तरह से बेच नहीं सकते? सरकारी बारदाने में और सरकारी सिलाई में कोई भी व्यक्ति किसी आटा चक्की पर और किसी भी मिल में कोई गेहूं नहीं बेच सकता, जिस बारे इनको कार्रवाई के लिए लिख दिया। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र पुलिस ने हत्या करने के आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन के कुशल मार्गदर्शन में थाना सदर थानेसर पुलिस टीम में हत्या करने के आरोपी मोहित को चंद घंटों में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मृतक के पिता राजेंद्र ने यह आरोप लगाया कि उनके बेटे की पहले बेरहमी से मारपीट की गई और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। राजू को रात में जानबूझकर घर से बुलाया गया था। पूरी प्लानिंग करके वारदात को अंजाम दिया गया। राजू की किसी के साथ भी कोई रंजिश नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। आज दिनांक 19/7 को सुबह थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक नौजवान लड़के की गला दबाकर गांव सावड़ा में हत्या कर दी गई है। जिस मौके पर थाना सदर टीम मौके पर पहुंची, मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया तथा मृतक राजकुमार की नाश का LNJP में पोस्टमार्टम करवाकर नाश को वारसान के हवाले किया गया तथा थाना सदर की टीम ने माननीय पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी मोहित वासी मनियारपुर को चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको कल मान्य अदालत में पेश किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए GTC न्यूज के साथ।